सबसे पहले हम 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आपका परिचय भारत के संविधान से कराएंगे और ये बताएंगे कि क्यों भारत का संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता। इस वक्त मेरे हाथ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे अंग्रेजी में प्रियम्बल भी कहते हैं। यह प्रस्तावना जिन शब्दों से शुरू होती है वो शब्द है हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। यह शब्द भारत के गणतंत्र को संपूर्ण रूप से परिभाषित करते हैं। हर साल 26 जनवरी को इसी गणतंत्र का जश्न भी हम मनाते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, अगर भारत के लोगों से शुरू होने वाला यह संविधान ईश्वर या किसी नेता के नाम से शुरू होता तो क्या यह संविधान वैसा ही होता जैसा आज है? यह सवाल उस वक्त भी उठा था जब भारत के संविधान को तैयार किया जा रहा था और संविधान सभा के उस वक्त के कुछ सदस्य चाहते थे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ईश्वर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम जोड़ा जाए। अगर ऐसा होता तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से ना शुरू होकर ईश्वर और महात्मा गांधी के नाम से शुरू होती। भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन प्रस्तावों का विरोध भी किया था और यह कहा था कि अगर संविधान सभा ने ईश्वर और गांधी जी के नाम को स्वीकार नहीं किया तो इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर नाम जोड़ने पर वोटिंग कराई गई, जिसमें 68 वोट इस प्रस्ताव के खिलाफ डाले गए और सिर्फ 41 वोट इसके पक्ष में डले और इस तरह संविधान की प्रस्तावना में ईश्वर नाम जोड़ने की मांग खारिज हो गई। इस घटना ने संविधान सभा के कई सदस्यों को स्तब्ध कर दिया और एचवी कामत ने इसे इतिहास का काला दिन बताया और यह भी कहा कि ईश्वर को खारिज करना अपमानजनक है। ईश्वर नाम की तरह भारतीय संविधान में गांधी जी का नाम जोड़ने वाला प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया और यह तय हुआ कि भारत का संविधान ना तो ईश्वर के नाम पर होगा और ना ही गांधी जी के नाम पर होगा, बल्कि ये भारत के लोगों के नाम पर होगा, जो हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होगा। और आज अगर पूरी दुनिया में भारत को सबसे मजबूत गणतंत्र माना जाता है तो इसका कारण यही है कि हमारा संविधान इस देश के 145 करोड़ लोगों का संविधान है। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग और नेता ऐसे हैं जो इस संविधान के भविष्य पर चिंता जताते हैं, कहते हैं कि हमारा ये संविधान खतरे में है और ये भी कहते हैं कि भारत में संविधान पर धर्म हावी हो रहा है। लेकिन सच ये है कि भारत के संविधान ने आजादी के बाद ही तय कर लिया था कि ये जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया लोकतंत्र इस देश को देगा और इसी का नतीजा है कि हर साल हम 26 जनवरी को भारत की मजबूत संवैधानिक जड़ों का जश्न मनाते हैं और पूरी दुनिया देखती है कि भारत का संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज का दिन सिर्फ देशभक्ति गाने सुनने का नहीं है, बल्कि ये समझने का है कि भारत को आजादी के बाद जो संविधान मिला उसी ने हमारा आपका भविष्य सुरक्षित किया। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। धर्म के नाम पर बना पाकिस्तान आज तक अपने संविधान को सही रूपरेखा नहीं दे पाया है। जहां भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान का पालन आज भी हो रहा है, वहीं पाकिस्तान में पहला संविधान साल 1956, दूसरा संविधान 1962, फिर तीसरा संविधान 1973 में लागू हुआ और पाकिस्तान ने धर्म का रास्ता चुना। इसीलिए पाकिस्तान एक रोग नेशन बना, जबकि भारत ने सोच समझकर जनता को सर्वोपरि मानकर संविधान बनाया। इसीलिए हम आज भी तरक्की कर रहे हैं और दुनिया हमारा लोहा मान रही है। आज भी कर्तव्य पथ पर दुनिया ने भारत के गणतंत्र दिवस की वो परेड देखी जिसमें शक्ति, शांति और संस्कृति का सामंजस्य था। मेरे इंडिया हथियारों से लेकर वंदे मातरम की गूंज और ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की झांकी ने पूरी दुनिया का परिचय एक नए भारत से कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के गणतंत्र दिवस की परेड को पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। गूगल के ग्लोबल सर्च के मुताबिक आज सुबह 9 बजे पाकिस्तान में भारत के गणतंत्र दिवस की परेड को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया और इसका सर्च इंटरेस्ट 100% पहुंच गया। इसका एक कारण यह भी था कि इस परेड में उन हथियारों को दिखाया गया जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। सबसे पहले इसमें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त इस्तेमाल किए गए इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल
कमांड सेंटर्स की झांकी निकाली गई जो इसका संचालन की रीढ़ उस वक्त बना था। इसके बाद फ्लाईपास के दौरान 7 लड़ाकू विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर की एक फॉर्मेशन भी बनाई और इस फॉर्मेशन के लिए 2 रफाल लड़ाकू विमानों को भी इसमें शामिल किया गया। यह फ्लाईपास्ट पाकिस्तान के उस झूठ का भी सबूत था जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कहता है। इसी फ्लाईपास्ट में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की मदद से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा आसमान में लहराया और राज्यों और मंत्रालयों की झांकी में जिस झांकी को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा बार देखा गया वो झांकी ऑपरेशन सिंदूर की थी, जिसका मंत्र है विक्ट्री थ्रू जॉइंटनेस। देखिए, ये गर्जना उस वक्त दुनिया ने देखी है जब एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हवाई ताकत से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया था और इसीलिए उसने सीज फायर करने की भीख मांगी थी। अब देखिए, यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज द्वारा जारी की गई है जो स्विट्जरलैंड का मशहूर मिलिट्री थिंक टैंक है। 49 पेजेस की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। इसी में यह भी लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की थी। 88 घंटों तक चले इस संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी, पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस और रडार सेंटर्स पर भीषण हमले किए थे और पाकिस्तान की यह हालत कर दी थी कि वो सीज फायर की भीख मांगने लगा था। और हम फिर से दोहरा रहे हैं, यह रिपोर्ट दुनिया के सबसे पुराने मिलिट्री थिंक टैंक ने जारी की है और इससे पाकिस्तान के झूठ का गुब्बारा पूरी तरह से फूट गया है। और सोचिए, इससे अच्छा दिन क्या होगा कि जब गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की गर्जना सुन रही थी, तब इस रिपोर्ट से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा था। इस परेड में भारतीय वायुसेना के कुल 29 विमान और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया और इस दौरान फ्लाईपास में राफेल, सुखोई, जैगुआर और C-130 जैसे विमानों से आसमान में वज्रांग, अर्जन, वरुण, प्रहार और ध्वज जैसी फॉर्मेशंस बनाई गई और हमारी वायु शक्ति क्या है और क्या कर सकती है उसे पूरी दुनिया ने आज देख लिया। क्या आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस की परेड उस समय के राजपथ पर नहीं हुई थी, बल्कि ये परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसका नाम भारत के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के नाम पर रखा गया था। लेकिन अब इस स्टेडियम का नाम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम हो चुका है। उस समय इस परेड में हमारे देश की सेना के कुल 3000 जवानों ने हिस्सा लिया था और वायुसेना के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में फ्लाई पास्ट किया था। और इस पहली गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो
मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। इसके अलावा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे और तब इस परेड की शुरुआत सुबह नहीं बल्कि दोपहर 2:30 बजे के बाद हुई थी। हालांकि साल 1955 में राजपथ पर पहली बार गणतंत्र दिवस परेड शुरू हुई और यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। लेकिन पिछले कुछ सालों की तरह इस बार एक बड़ा अंतर यह है कि आज की परेड राजपथ पर नहीं बल्कि कर्तव्य पथ पर हुई, जिसका मतलब यह है कि भारत कर्तव्य पथ पर अब मजबूती से चल पड़ा है। इसके अलावा आज की परेड इस वजह से भी खास थी क्योंकि इसमें ज्यादातर ऐसे हथियारों को प्रदर्शित किया गया था जो भारत में बने और पूरी तरह मेड इन इंडिया है। 26 जनवरी 1950 को जब पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की परेड निकाली गई थी, तब इसमें दिखाए गए सभी हथियार, गोला बारूद ब्रिटेन और अमेरिका में बने थे और यहां तक कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के प्रमुख भी उस वक्त ब्रिटिश मूल के अधिकारी थे और आजादी के बाद भी हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर थी। लेकिन आज 2026 का भारत पूरी तरह बदल चुका है। आज की परेड में भारत ने अपनी मेड इन इंडिया ताकत और भारत में निर्मित हथियारों का प्रदर्शन किया है। और सोचिए, पहले दुनिया कहती थी कि भारत एक सुई भी खुद नहीं बना सकता, लेकिन आज इस परेड में हमने दुनिया की सबसे आधुनिक बख्तरबंद गाड़ी को दिखाया, जिसे हाई मोबिलिटी रिकॉनेसांस व्हीकल कहते हैं। ये भारत में बनी पहली ऐसी बख्तरबंद गाड़ी है जो दुश्मन देशों के सैनिकों, वाहनों और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स का पता लगाने में सक्षम है। ये दुश्मन देश की पेट्रोलिंग टीम को भी आसानी से अपना निशाना बना सकती है। इसी परेड में ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को भी दिखाया गया, जो पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र और युद्ध क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए अपनी श्रेणी का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसे भी भारत ने खुद बनाया है। इसके अलावा इस परेड में रुद्र हेलीकॉप्टर, अर्जुन MK1 टैंक, T-90 भीष्म टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर, अभ्र मिसाइल सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और निग्रह भैरव, भूवी रक्षा, कृष्णा जैसे मानव रहित सैन्य हथियार दिखाए गए, जिन्हें भारत में ही बनाया जाता है। आप भी जब इन मेड इन इंडिया हथियारों को देखेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि भारत ने अब कितनी तरक्की कर ली है और अब हम खुद के आधुनिक, खुद के खतरनाक हथियार विकसित कर रहे हैं। Jawan, the 4 Bhairav Battalion. मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत देखने के बाद आज आपको भारत की सांस्कृतिक ताकत भी देखनी चाहिए। बात बहुत कम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में परेड निकालने की जो परंपरा प्राचीन मिस्र की सभ्यता से आई थी। कहा जाता है कि उस वक्त प्राचीन मिस्र में देवताओं से मिलने के लिए विशेष तरह की परेड निकाली जाती थी, लेकिन बाद में ये परेड सैन्य प्रदर्शन का आधार बन गई। पश्चिमी देशों में युद्ध जीतने या स्वतंत्रता के मौके पर सैन्य परेड निकालने का रिवाज बन गया और आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों में परेड का मतलब हथियारों और सेनाओं के प्रदर्शन तक सीमित माना जाता है। जैसे आप चीन की परेड देखिए, जहां सिर्फ सैनिकों और हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है। इसी तरह पश्चिमी देशों, खासकर फ्रांस में स्थापना दिवस के मौके पर जो परेड निकाली जाती है उसमें सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है और अमेरिका में भी जो परेड निकाली जाती है उनमें हथियारों, सेना, इन्हीं का प्रदर्शन होता है। और ये देश अपनी परेड के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि उनके पास कौन सी नई मिसाइलें हैं, कौन से नए लड़ाकू विमान हैं, उनकी सेना कितनी आधुनिक हो चुकी है। लेकिन भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है
जिसकी परेड सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं, हमारी परेड में सांस्कृतिक विरासत को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। हम अलग अलग राज्यों की झांकियों के जरिए दुनिया को अपनी विरासत दिखाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे लिए परेड का मतलब सिर्फ हथियारों का प्रदर्शन नहीं, हमारे लिए परेड का मतलब सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन भी है। ये गणतंत्र दिवस की परेड भारत के 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, लाल ढींगरा और खुदीराम बोस जैसे शहीदों से आज की जेन जी तक युग बदले, पुकार वही, वंदे मातरम। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसके बावजूद इसे 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी वही तारीख थी जिस दिन इससे 20 साल पहले साल 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। यानी यही वो दिन था जब भारत ने अंग्रेजों से कहा था कि हमें एक स्वतंत्र देश चाहिए और हम आधी अधूरी आजादी को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी वजह से 26 जनवरी की ये तारीख खास बन गई और इसी दिन भारत के संविधान को लागू किया गया। हालांकि कई वजहों से भारत के संविधान की आलोचना भी हुई और इनमें पहला कारण यह था कि संविधान में कई बातें दूसरे देशों के संविधान से नकल करके अपनाई गई, ऐसी बात कही गई, ऐसे आरोप लगाए गए। आज भी भारत का संविधान दुनिया का इकलौता ऐसा संविधान है जो 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा देशों से प्रेरित बताया जाता है। इनमें भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, केंद्र सरकार को मिलने वाली आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से, आजादी और समानता का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से और राज्य से ज्यादा शक्तियां केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए, ये विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी भारत का संविधान पश्चिमी देशों के संविधान से प्रेरित था और इसीलिए भारत का संविधान आज दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी है। भारत का संविधान 1,46,385 शब्दों का है, जबकि अमेरिका का 7,762 शब्दों का, ब्रिटेन का 54,408 शब्दों का, चाइना का 960 शब्दों का, रशिया का संविधान 12,908 शब्दों का। तो आप चार्ट देख सकते हैं, भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान की इसलिए भी आलोचना कुछ लोग करते हैं, की जाती है, क्योंकि अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद भारत ने अपने संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी भाषा में ही लिखवाई। भारत का संविधान जिनके द्वारा लिखा गया था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण और वो भारतीय सुलेख की कला में बहुत माहिर थे और पेशे से एक जाने माने कैलीग्राफर भी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान लिखने के लिए स्वयं प्रेम बिहारी का चुनाव किया था। लेकिन यह दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान दोनों की ही एक शर्त थी। पंडित नेहरू चाहते थे कि भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा और इटैलिक फॉन्ट स्टाइल में लिखा जाए और प्रेम बिहारी का कहना था कि यह संविधान इसी शर्त पर लिखेंगे जब उन्हें इसके हर पन्ने पर अपना नाम और आखिरी पन्ने पर अपना और अपने दादाजी का नाम लिखने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने तब पंडित नेहरू से यह भी कहा था कि उन्हें इस काम के बदले में कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो बस संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम चाहते हैं। और आज भी संविधान की जो मूल प्रति है उसके हर पन्ने पर यहां नीचे उनका, देखिए एक बार दिखा दीजिए, प्रेम उनका नाम लिखा हुआ है। बस वो इतना ही चाहते थे, उन्होंने इसके बदले पैसा भी नहीं मांगा और ये कहा कि हर पन्ने पर अपना नाम लिख पाए। एक और कड़वा सच ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, लेकिन उन्होंने जिस संविधान की रचना की थी उस संविधान में कहीं भी भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी देश के रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। भारत के मूल संविधान में लिखा था कि भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन साल 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें सोशलिस्ट
और सेक्युलर शब्द जोड़ दिए और इस तरह हमारा संविधान एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। यहां आपको यह भी देखना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने डॉक्टर अंबेडकर को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। सिर्फ संविधान लागू होने के 1 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हिंदू कोड बिल पर मतभेद के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। और इसके बाद साल 1951-52 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब इसी देश के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे नॉर्थ सीट से चुनाव हरा दिया था। और इसके बाद साल 1954 के उपचुनावों में भी डॉक्टर अंबेडकर की हार हुई थी। सोचिए, आज जब कई पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर चुनाव जीत जाती हैं, तब इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर को लोगों ने चुनाव में खारिज कर दिया और खुद पंडित नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता के पक्ष में रैलियां भी की थी। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बहुत सारे नेता भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए अच्छा नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। और डॉक्टर अंबेडकर ये भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था तो खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदली। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी कहते थे कि कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो वो संविधान कभी उपयोगी साबित नहीं होगा और लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम भारत के लोग जिस गणतंत्र का निर्माण करते हैं उसमें भी कई खामियां हैं और उसका एक कारण हम भारत के ही लोग हैं जो नियम कानून अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। तो आज एक ऐसा दिन भी होता है जब हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसी देश में हर तीसरा व्यक्ति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ 79 लाख वोटर्स में से 33 करोड़ 15 लाख मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपना वोट ही नहीं डाला, और यह आंकड़ा अमेरिका की कुल आबादी जितना है। हमारे देश के लोग भारत को महान बनते हुए तो देखना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हर दूसरा भारतीय कम से कम एक दिन में सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी जरूर फैलाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि भारत दूसरे देशों के मुकाबले इतना गंदा क्यों है। इसी देश में सड़कों पर यातायात से जुड़े नियमों का सबसे कम पालन होता है। भारत में ओवर स्पीडिंग के कारण हर साल 1 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती है। इसी देश में बहुत सारे लोग शॉर्टकट लेने के लिए रॉन्ग साइड ड्राइविंग को गलत नहीं मानते। इसी देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, और इसी देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। रेल मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 से फरवरी 2025 के बीच देश में 7,971 ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 4,549 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोचिए, अगर इसी देश के लोग अपनी ट्रेन, ये किसी सरकार की ट्रेन नहीं होती है, ये हमारी ट्रेन है, अपनी ट्रेन अपनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो भारत कैसे महान बनेगा। और क्या 26 जनवरी के मौके पर जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इस देश के लोग भी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझे, प्रण लें, देश की तरक्की में योगदान देंगे। हम आपसे बस यही कहना चाहते हैं, 26 जनवरी पर देशभक्ति के गाने खूब सुनिए, लेकिन सिर्फ गाने सुनने से भारत का गणतंत्र मजबूत नहीं होगा, बल्कि ये तब मजबूत होगा जब लोग जिम्मेदारी समझेंगे, सरकारें भी अपना काम जिम्मेदारी से करेंगी। मेड इन इंडिया पर हम सबको गर्व करना चाहिए। जितने व्यापारी हैं, अगर आप कुछ भी भारत में बनाते हैं, गर्व से उस पर मेड इन इंडिया लिखिए, मेड इन इंडिया का खूब विस्तार कीजिए। अगर आर्थिक शक्ति से बनाना है, गंदगी मत फैलाइए। ये ट्रेनें, ये सड़कें हमारी हैं,